बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कॉरपोरेट गवर्नेंस की थ्योरी आइडेंटिफिकेशन यूजिंग रिग्रेशन और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उसकी टेक्निक्स बताई थी कि किस तरह आप आ, दो टेबल्स उनके ज़रिए जो है वो थ्योरी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लाइक रिग्रेशन के ज़रिए थ्योरी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी और डिस्क्रिप्टिव के ज़रिए कैसे। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ जहन में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के ज़रिए जो थ्योरी आइडेंटिफाई हो सेम थ्योरी रिग्रेशन के ज़रिए भी आइडेंटिफाई हो। दे कैन बी सेम बट दे कैन बी डिफरेंट आल्सो, क्योंकि टेक्निक्स इनकी डिफरेंट है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में जो हम थ्योरी आइडेंटिफिकेशन के लिए इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो मीन है, जबकि जो रिग्रेशन के अंदर हम इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली उसका इम्पैक्ट है। ठीक है। यानी कोफिशेंट को आप देखेंगे और उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी एप्लीकेशन और है, अगर वो नेगेटिव है तो उसकी एप्लीकेशन और है। तो ये लास्ट मैंने वीडियो में आपको समझाया था। तो इसकी बेस पे मैं कुछ केस स्टडीज़ हैं वो आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से जो है वो चीज़ों को लेकर चलना है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने केस स्टडी पढ़नी है। केस स्टडी पढ़ने के बाद उसमें नोट कर लेना है कि ये किस टाइप की फर्म है। ठीक है। और इस चीज़ को हाईलाइट करने के बाद पूरी केस स्टडी को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने डायरेक्टली आ जाना है उसके टेबल की तरफ। आपकी आसानी के लिए मैंने ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं की और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के तौर पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस दिए और रिग्रेशन के तौर पर कोफिशेंट और उनकी पी वैल्यूज़ दी हैं। ठीक है। ये चीज़ जहन में रखें कि बाय फेस और बाय पैटर्न इसी तरह की केस स्टडी होगी, लेकिन फैक्ट एंड फिगर डिफरेंट हो सकते हैं, कंपनी के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तकरीबन इसी तरह से पूछे जाएंगे जिस तरह से इसमें पूछे गए हैं। ठीक है। तो वही 20 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 10 क्वेश्चन होंगे। पहले आपने इंटरप्रेट करना होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को, फिर आपने गवर्नेंस के स्ट्रक्चर का इम्पेक्ट बताना होगा। कंपनी जो है उसका गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। और वो किस तरह से परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट कर रही है। ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ बोर्ड इंडिपेंडेंस, सीईओ ड्यूअलिटी, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप वगैरह वगैरह, वो आपको कंपनी के ओवरसाइट या कंट्रोल के बारे में क्या बता रही है। और अगर हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की बेस पे डिसाइड करना हो कि कौन सी थ्योरी अप्लाई होती है तो वो बताना है आपने, उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है। रिग्रेशन के रिजल्ट्स क्या हैं उनको आप इंटरप्रेट करें। ठीक है। और आपकी जो रिग्रेशन की फाइंडिंग है वो आपको थ्योरी आइडेंटिफिकेशन के बारे में क्या बता रही हैं। क्या आपकी थ्योरी जो है जो आप रिग्रेशन के ज़रिए आइडेंटिफाई करेंगे, क्या वो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई थ्योरी के साथ मैच करती है या कॉन्ट्राडिक्ट होती है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैच भी कर सकती है, कॉन्ट्राडिक्ट भी हो सकती है, क्योंकि दोनों की टेक्निक मुख्तलिफ हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के ज़रिए थ्योरी आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है। 5 के अंदर आपने रिग्रेशन के ज़रिए पहले थ्योरी आइडेंटिफाई करनी है, फिर चेक करना है कि जो आप रिग्रेशन के ज़रिए थ्योरी आइडेंटिफाई कर रहे हो क्या वो आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की थ्योरी के साथ मैच करती है या कॉन्ट्राडिक्ट करती है, और उसकी रीज़न बता देनी है। अगर मैच कर रही है तो वेल एंड गुड, और अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो क्यों कर रही है। तो आंसर वही है कि जी दोनों की टेक्निक मुख्तलिफ है थ्योरी आइडेंटिफिकेशन की। फिर आपका गवर्नेंस मैकेनिज़्म इस केस स्टडी में आपकी आइडेंटिफाई थ्योरी को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। और ये इस फर्म के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर टाइप ऑफ फर्म्स के बारे में कि किस तरह की फ़र्म के साथ कौन सा जो है वो थ्योरी जो है वो मैच करती है। तो फ़र्ज़ करें आप आइडेंटिफाई करते हैं जनाब
एजेंसी थ्योरी को, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पब्लिक फर्म्स या ऐसी फर्म्स के लिए होती हैं जहाँ पर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल होता है। अगर आपने स्टीवर्डशिप थ्योरी आइडेंटिफाई की है तो ये ऐसी फर्म्स के लिए होता है जहाँ पर ओनरशिप और कंट्रोल जो है वो सेपरेट ना हो। ठीक है, नॉर्मली ये फैमिली फर्म्स या फाउंडर लेड फर्म्स के लिए होता है। और स्टेक होल्डर थ्योरी वहाँ पर एप्लीकेबल होती है जहाँ पे जो मुतलका फर्म या मुतलका कंपनी जो है उसका सोशल या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो और वो बहुत ज़्यादा कमिटेड हो सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में आपने क्लियर करना है कि किस तरह से जनाब आपकी आइडेंटिफाइड थ्योरी इसके साथ मैच कर रही है। सो व्हाई डज सीईओ ड्यूअलिटी अपेयर टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ये आप यहाँ पर चेक करके बता देंगे नेगेटिव इम्पैक्ट कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह अगर आपने आइडेंटिफाइड थ्योरी से दूसरी थ्योरी पे शिफ्ट होना हो तो आपको अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर में से किस किस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। आपने फ़र्ज़ करें जनाब ये वाली थ्योरी आइडेंटिफाई की। ठीक है, आपके जो सिनेरियो हैं इसके अकॉर्डिंगली सेट हो रहे हैं और मैं कहता हूँ कि जनाब आप इस थ्योरी से शिफ्ट करके इस पे चले जाओ, तो जाहिर है इससे इस पे जाने के लिए जो चीज़ नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस थ्योरी से एजेंसी थ्योरी से शिफ्ट हो रहे हो स्टीवर्डशिप थ्योरी पे, तो जो चीज़ पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दो, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो। यही सिर्फ आपका आंसर होना चाहिए कि आपको इनकी डायरेक्शन, इनके इम्पैक्ट्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह ये बाकी सवालों के जवाब होंगे। ठीक है, सो मैं सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस करवाता हूँ। सबसे पहली चीज़, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को उसी तरह से इंटरप्रेट करना है जैसे मैंने पहले सिखाया है। इसका वो एपीए स्टाइल जो पहले मैंने वीडियोस शेयर की हैं उन्हीं वीडियोस को देखें और इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें जो एपीए वाला स्टाइल है। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस पे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के ज़रिए आप थ्योरी आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो ये देखें जी, मैंने क्योंकि बताया था आपने सिर्फ मीन पे फोकस करना है। ठीक है, ये मीन है, तो मीन की वैल्यूज़ को आपने देखना है। यहाँ पर मैं आता हूँ जनाब जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का मेथड है उसके ऊपर। ठीक है, तो आपको अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी को छोड़ दें तो प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा जो आपको आईवीज़ दिए हुए हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड साइज़ गिवन नहीं है तो बोर्ड इंडिपेंडेंस है। इसकी वैल्यू, मीन की वैल्यू देखें 72% पे है। 0.72 का यहाँ पे मतलब है 72%। तो ज़रा चेक करें 72% आता है किस परसेंटेज के अंदर। ये है जी बोर्ड इंडिपेंडेंस, तो 72% किस में आ रहा है। अगर आप गौर करें तो इस पे नहीं आता क्योंकि इसकी रेंज 34 से 66% तक है, इसकी 1 से 33% तक है और इसकी रेंज है 66 से 100% तक, यानी 72% इस रेंज में आ रहा है। तो बोर्ड इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू स्टेक होल्डर थ्योरी बन रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आए, सीईओ ड्यूअलिटी ये 15% पे है। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करते हैं जनाब, जो हमारा पहला आइडेंटिफाई हुआ है वो तो ये हुआ है। ठीक है, सीईओ ड्यूअलिटी ये है जी 15%। 15% का मतलब है कि ये बॉटम पे जा रही है, क्योंकि बॉटम 33% का मतलब है अगर नीचे वाले 33% तक हो। ठीक है, बॉटम होता है 1 से 33% तक। तो ये भी इंडिकेशन दे रहा है जनाब आपकी सीईओ ड्यूअलिटी भी स्टेक होल्डर थ्योरी पे। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें जनाब बोर्ड्स मीटिंग ये कितनी है 9.2। ठीक है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि ये है बोर्ड्स मीटिंग जनाब 9.2। 9.2 हायर या मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है ये मॉडरेट है जी। ठीक है,
या हायर होगा या मॉडरेट होगा, तो ये भी इसी को आइडेंटिफाई कर रहा है, आपकी स्टेक होल्डर थ्योरी को। ठीक है, क्योंकि 9.2 मॉडरेट लेवल है। अगर आप ये देखें ना, ये मॉडरेट होता है 8 से 12 के दरमियान, तो 9.2 क्योंकि इस रेंज में आ रहा है तो ये मॉडरेट है। इसका मतलब है बोर्ड्स मीटिंग भी इसी को रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा, उसके बाद सीईओ कंपनसेशन 8.45 है। ये कोई इतना हाई नहीं है, ये लो है, क्योंकि लॉग वैल्यू है, तो इसमें हम इसको मॉडरेट ही काउंट करेंगे। ठीक है, हायर या मॉडरेट लेवल। एग्जैक्ट वैल्यू दी हो तो फिर उससे पता चल जाता है, बहरहाल ये लॉग वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद शेयर होल्डर कॉन्सेंट्रेशन, ये परसेंटेज में है। अच्छा, शेयर होल्डर कॉन्सेंट्रेशन देखें तो बॉटम 33% पे आता है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जी, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सॉरी, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है लो को। अच्छा, इसी तरह इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप देखें ज़रा। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप ये रिप्रेजेंट कर रहा है हायर को, क्योंकि 68% आता है। अगर आप गौर करें तो ये टॉप 33% पर आता है, तो ये हाई यहाँ पर आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के ज़रिए जब आपने थ्योरी आइडेंटिफाई करनी होती है, तो हमने चेक करना होता है कि ज़्यादातर वेरिएबल किसके हक में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप एजेंसी थ्योरी में देखें तो सिर्फ एक वेरिएबल आइडेंटिफाई हुआ, स्टीवर्डशिप थ्योरी में भी एक आइडेंटिफाई हुआ, जबकि स्टेक होल्डर थ्योरी में एक, दो, तीन, चार, चार वेरिएबल आइडेंटिफाई हो गए। लिहाजा हम यहाँ पर कंक्लूड क्या करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में, कि यहाँ पर आपकी स्टेक होल्डर थ्योरी आइडेंटिफाई हो रही है, और उसमें वही चार वेरिएबल्स का आप नाम लिखेंगे कि इनकी कितनी कितनी वैल्यू आ रही थी, जिसकी वजह से हमने इसको फाइनलाइज किया। अच्छा, अब आता हूँ मैं रिग्रेशन वाले क्वेश्चन की तरफ। रिग्रेशन में पहले आप इसकी इंटरप्रिटेशन कर लीजिएगा। इंटरप्रिटेशन करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि रिग्रेशन के ज़रिए जो थ्योरी आइडेंटिफाई हो रही है, क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 वाली आइडेंटिफाई थ्योरी के साथ मैच होती है या कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो आते हैं जनाब रिग्रेशन वाले मेथड पे। पहले आप इसको इंटरप्रेट कर लीजिएगा। इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने पहले एक वीडियो शेयर की थी, और अब मैं यहाँ पर थ्योरी आइडेंटिफिकेशन बताने लगा हूँ। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज़ समझाई थी कि आपने सिर्फ इम्पैक्ट देखने हैं, उनकी सिग्निफिकेंस नहीं देखनी। ठीक है, सिर्फ इम्पैक्ट देखने हैं। तो इम्पैक्ट से मुराद होता है कोफिशेंट्स की वैल्यू, यानी आपने सिर्फ इस पे फोकस कर लेना और चेक करना है कि आपकी वैल्यूज़ क्या इंडिकेट कर रही हैं। अगर आप गौर करें तो सीईओ ड्यूअलिटी जो है वो आपको यहाँ पर नेगेटिव नज़र आ रही है। ठीक है, सीईओ ड्यूअलिटी क्या है, नेगेटिव है। और बाकी वैल्यूज़ को अगर देखें, जैसे कि बोर्ड इंडिपेंडेंस है, ठीक है, बोर्ड्स मीटिंग है, ठीक है, सीईओ कंपनसेशन है, शेयर होल्डर कॉन्सेंट्रेशन है, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो हमने देखना है कि सीईओ ड्यूअलिटी किस थ्योरी के अंडर सिर्फ नेगेटिव थी। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे भी नेगेटिव है सीईओ ड्यूअलिटी। ठीक है, ये यहाँ पे भी नेगेटिव है। ठीक है, अब ये मैच टाई होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पे स्टेक होल्डर थ्योरी भी लग रही है, एजेंसी थ्योरी भी लग रही है। अब हमारा जो जवाब है ना, वो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे चला जाता है। हम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस क्वेश्चन के अंदर चेक कर लेते हैं कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या है, जिसके ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमें कौन सी सूट करती है। तो ये बेसिकली पब्लिक लिस्टेड कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। तो पब्लिक फर्म्स जो होती हैं ना, वो आती हैं एजेंसी थ्योरी में। ठीक है जनाब, इसका मतलब है कि रिग्रेशन के थ्रू जो हमने आइडेंटिफाई किया है ना, वो हमने पब्लिक फर्म्स को किया है। इसमें स्टेक होल्डर थ्योरी नहीं लग सकती, क्योंकि स्टेक होल्डर थ्योरी वो होती है जिसका कंसंट्रेशन जो है वो सोशल या इन्वायरमेंटल या हाई सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट हो। ऐसी फर्म्स में आपका जो है वो स्टेक होल्डर थ्योरी लगती है। और अगर ये फैमिली फर्म्स हों, फाउंडर लेड हों,
ठीक है। तो ऐसी सूरत में स्टीवर्डशिप थ्योरी, तो यहाँ पर जो रिग्रेशन के ज़रिए फाइनल हुआ है ना, वो एजेंसी थ्योरी फाइनल हुआ है। और जबकि डिस्क्रिप्टिव के ज़रिए क्या फाइनल हुआ है, स्टेक होल्डर थ्योरी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ जी, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, रिजल्ट जो है हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि जो रिग्रेशन है उसके ज़रिए कौन सी थ्योरी लगी है, उसके ज़रिए थ्योरी लगी है एजेंसी थ्योरी, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि ये पब्लिक लिस्टेड फर्म है और इसमें सीईओ ड्यूअलिटी जो है वो नेगेटिव है, बाकी सब जो है वो पॉजिटिव है, लिहाजा हमारी डिस्क्रिप्टिव से ये डिफरेंट हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद ये जैसे आपका, अच्छा जी, आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। अगर इस कंपनी ने शिफ्ट करना हो स्टीवर्डशिप गवर्नेंस मॉडल पे, तो क्या चेंजेस आपको अपने स्ट्रक्चर में करने पड़ेंगे। देखें, हमने जो डिस्क्रिप्टिव के ज़रिए आइडेंटिफाई की थी वो स्टेक होल्डर थ्योरी की थी, जबकि हमने जो रिग्रेशन के ज़रिए की वो एजेंसी थ्योरी की। तो वो कहता है कि अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग थ्योरी से स्टीवर्डशिप थ्योरी पे शिफ्ट करना चाह रहे हो तो आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। भाई सीधा सीधा सवाल है कि जो पॉजिटिव आ रहा था ना वो नेगेटिव होने चाहिए, और जो नेगेटिव आ रहा था वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर चेंजेस इसके अकॉर्डिंगली हो जाएं तो फिर स्टीवर्डशिप थ्योरी अप्लाई हो सकती है। दूसरा तरीका, अगर आप डिस्क्रिप्टिव के मेथड पे जाएं और स्टेक होल्डर थ्योरी से स्टीवर्डशिप थ्योरी पे जाएं, तो आपको ये जो था जैसे टॉप 33% पे आ रहा था, ये बॉटम 33% पे जाना चाहिए। किसको, बोर्ड इंडिपेंडेंस को, ठीक है। इसी तरह आपका जो है वो सीईओ ड्यूअलिटी जो है वो या तो टॉप 33% पे हो या टोटल 100% हो, ठीक है। इसी तरह जनाब आपका जो बोर्ड्स मीटिंग है वो स्मॉल होनी चाहिए, यानी लेस देन 8 होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह सीईओ कंपनसेशन जो है वो मॉडरेट या लो होनी चाहिए। तो ये इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। बाकी सवालों के जवाब जो हैं वो आपने अपनी समझ, अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हुए देने हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा सा पैटर्न समझ लें। जैसे ये फैमिली लेड कंपनी है, ठीक है। और एक तो ये चीज़, दूसरा आप यहाँ पर इन इसकी वैल्यूज़ को देखें, ठीक है। इसी तरह कोफिशेंट्स देखें, बोर्ड इंडिपेंडेंस नेगेटिव है, ठीक है। सीईओ ड्यूअलिटी यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। यानी सीईओ ड्यूअलिटी जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो ये मैंने तरीका अभी आपको समझाया है। बाकी इसके क्वेश्चंस का भी पैटर्न वैसा ही है, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर आपका चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फर्म है वो स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी वाली फर्म है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि अगर जो आपकी फर्म है, अगर आप डिसाइड ना कर पा रहे हो बाकी सारी चीज़ों से, ठीक है, तो आप चेक कर लें कि फर्म का फोकस किस चीज़ पे है। अगर उसका स्ट्रॉन्ग फोकस सस्टेनेबिलिटी पे है तो पक्की बात है वहाँ पर स्टेक होल्डर थ्योरी लगेगी। लेकिन अगर उसका वो पब्लिक फर्म है तो एजेंसी थ्योरी लगेगी। तो ये जैसे थर्ड एग्जांपल मैंने बताई कि इसका सस्टेनेबिलिटी पे बड़ा फोकस है, ठीक है। बाकी अगर आप चीज़ें देखें यहाँ पर, ये मीन की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये कोफिशेंट्स हैं इसके, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप आगे चले जाएं जनाब, नेक्स्ट जो फर्म है वो लार्ज है, लार्ज और रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और स्ट्रॉन्ग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये भी पब्लिक लिस्टेड फर्म है, ठीक है। इसमें भी आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी मीन की वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। इसमें सीईओ ड्यूअलिटी जो है वो नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है, ठीक है। और इसके भी क्वेश्चंस का पैटर्न वैसा ही है। तो उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको सही तरीके से और एफिशिएंट वे में केस स्टडी को सॉल्व करना आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।